चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑडिट का। हम लोग अभी जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेसिक? ऑडिट मीन्स, मैंने बताया ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑडिटर के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसे ऑडिटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है ना। कैसे चेक करता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, है ना, अनबायस्ड होके। कोई फियर नहीं होना चाहिए उसके दिमाग में, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसका एग्जामिनेशन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स। क्या देगा वो? अपना ओपिनियन, टू गिव एन ओपिनियन फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो कहाँ पर देगा वो ओपिनियन? ऑडिट रिपोर्ट में। इतनी क्लैरिटी तो आप लोगों को आ जानी चाहिए। अभी हम लोग आज मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे कि ऑडिटर की बेसिक काम क्या होते हैं, ऑडिट है क्या बेसिक। तो किसी ने भी पूछा बोला ऑडिट क्या है, तो उसको बोलना सरल भाषा में कि भैया एग्जामिनेशन करना है। इसका एग्जामिनेशन करना है तो बोलना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना। जो साल के अंत में, साल के अंत तक बनाए जाते हैं, अंत में बनाए जाते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल एंड डिस्क्लोजर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ा ना चेक करेगा बैठ के ना ऑडिटर। वो तो कब जाएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई दिक्कत मिलेगी, तब वो डिटेल में जाएगा। तो क्या लिखा बेटे? एक ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, एनी काइंड ऑफ एंटिटी, चाहे सोल ट्रेडिंग हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो या कोई ट्रस्ट हो, किसी भी प्रकार की एंटिटी, किसी भी लीगल फॉर्म की एंटिटी, किसी भी साइज की एंटिटी का उसको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है। किन चीजों का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, है ना। इररिस्पेक्टिव कि चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव उसका साइज क्या हो, इररिस्पेक्टिव वो किस किस लीगल फॉर्म को बिलोंग करती हो। भाई रेगुलेटरी कंपनीज हैं, रेगुलेशन बाय आरबीआई, रेगुलेशन बाय सेबी, ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हो ना, जब आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हुए हैं, आपका एक ही मकसद है, आपको अपना ओपिनियन देना है उस पर। क्या देना है आपको? अपना ओपिनियन। और वो किसके लिए होता है बेटा ओपिनियन? यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजर की अंडरस्टैंडिंग मतलब इन्वेस्टर बेसिकली, अगर मान ले सरल भाषा में समझाने के लिए, हर वो आदमी जो कंपनी से या उस एंटिटी से जुड़ना चाहता है। यहां तक क्लियर है? एक बार मेरे साथ बोलो, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कौन सी इंफॉर्मेशन का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। किस एंटिटी का? एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट और नॉट, चाहे प्रॉफिट वाली हो या प्रॉफिट वाली ना हो, सेक्शन 8 कंपनी। किस साइज की एंट्री है? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, छोटी बड़ी कोई भी चलेगी, किसी भी लीगल फॉर्म में चलेगी। यू कंडक्ट कर रहा हो एग्जामिनेशन को विद व्यू टू गिव एन ओपिनियन। आपका इरादा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को ओपिनियन देना है। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई आपको? क्या बोला मैंने? व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आप पर किसी प्रकार का दबाव है, कोई फाइनेंशियल दबाव है, कोई लीगल दबाव है, कोई मैनेजरियल दबाव है, कोई पोजिशनिंग दबाव है, कुछ भी हो, तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे? क्या आप स्वतंत्र रह पाएंगे? यू आर नॉट एबल टू डू दैट। वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो जो आपका ओपिनियन होगा फिर वो बायस्ड होगा, बिल्कुल होगा सर। पैसे खिलाए जाएंगे तो गलत ओपिनियन जाएगा, दबाव बनाया जाएगा तो गलत ओपिनियन जाएगा। सो एज ए स्टेट्यूटरी ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, आपका एक ही काम है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार, आपको हमेशा स्वतंत्र दिखना है। आपको ये क्लियर बताना है यूजर को, स्टेक होल्डर्स को, कि जो मेरा ओपिनियन है वो मेरा है, किसी और से प्रभावित, इन्फ्लुएंस नहीं है ना, इंटिमिडेट नहीं है, मैं किसी से डरा नहीं। क्लियर? लोगों का भरोसा बढ़ेगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रति। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, चाहे वो साइज में बड़ी हो या छोटी हो,
किसी भी लीगल फर्म को बिलोंग करें, और आप इसलिए उस ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ आप अपना एक ओपिनियन देना चाहते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है? अरे बोलो यार, बोलने चलो, जितना बोलोगे आपको उतना आएगा। क्या क्लैरिटी है? कौन-सा एग्ज़ामिनेशन है? इंडिपेंडेंट। किसी प्रकार का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे लीगल हो, चाहे मैनेजरियल हो या किसी पोज़ीशनिंग वाला हो। क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रभाव अगर आप पर आ रहा है और आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है किस पर? आपके क्लाइंट के प्रति, तो फिर आपका जो ओपिनियन है वो बायस्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ दी रहती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना? किसी भी एंटिटी, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, किसी भी साइज की, छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी लीगल फॉर्म की हो, आपको उसका ऑडिट करना पड़ेगा। डिपेंडेंट होके कि इंडिपेंडेंट होके? इंडिपेंडेंट होके। और आपका एकमात्र ओपिनियन क्या है? क्या आप कंपनी को डाँटना चाहते हैं? क्या आप कंपनी को परेशान करना चाहते हैं? क्या आप यूज़र्स को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? क्या है आपका इरादा क्या है? सर मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ। और वो ओपिनियन रहेगा प्योरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। मुझे कंपनी में कोई पसंद नहीं है, उसके आधार पर मैं ओपिनियन नहीं बना सकता। मुझे कंपनी पसंद नहीं है, मैं उसके आधार पर ओपिनियन नहीं बना सकता। मुझे वो सेक्शन 8 कंपनी पसंद नहीं है, उसके आधार पर मैं ओपिनियन नहीं बना सकता। मुझे उसका मालिक पसंद नहीं है, नहीं ये सब नहीं करना है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, सही लिखा है तो उनको बोलो कि भई मेरा ओपिनियन क्लीन है, मैं आप पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जता रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, कोई आशंका है या गड़बड़ दिख चुकी है, दिख रही है या दिख चुकी है, तो दोनों में आपको जो ओपिनियन है वो क्लीन नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो आपको वहाँ पर अपने ओपिनियन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति इस टास्क को कंडक्ट कर रहा है, जो एक ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि वो किसी को मिसलीड ना करे, धोखा ना दे। क्लियर है ना? मतलब उसको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, वो किसी को भी मिसलीड ना करे। तो किसी को भी मिसलीड ना करें, उसके लिए एज़ ए ऑडिटर आपको कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी, कुछ काम पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। तो क्या करना पड़ेगा एज़ एन ऑडिटर? आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके सामने अकाउंट्स रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका आप रेफरेंस ले सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिख दिया सेल्स क्रेडिट साइड में कि 100 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, P&L के क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, क्लियर है? अब आपने बोला यार 100 करोड़ की सेल्स है, पिछले 3 साल में तो कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो आपने बोला यार मुझे एक काम करो, आप मुझे इसकी बुक्स दिखाओ। मतलब आप मुझे इसके इनवॉइसेस दिखाओ, जिसको भी आपने सामान बेचा होगा, उसके बिल तो होंगे ना आपके पास में। तो इस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर उसको चेक करना है, तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस ले सकते हैं। क्लियर है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग, और लेना भी चाहिए, है ना? है ना? सिंपल है, डायग्रामेटिकली अगर समझाऊँ तो क्या होगा, ये यहाँ लिखा हुआ था। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो डिटेलिंग की तरफ आपको ले जाता है। क्लियर? क्योंकि रोज़मर्रा में बनाए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो पहला क्या करोगे? एज़ एन ऑडिटर यू कैन टेक द रेफरेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख लेगा। सेल्स चेक करने के लिए आप सेल्स के जो इनवॉइसेस हैं, उसको चेक कर सकते हैं। एंड सेम परचेज़ के लिए इस तरीके से। दूसरी बात, अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहुँच गए, थोड़ा डिटेलिंग में आ गए, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जा रहे हो, आप ना हर व्यक्ति की सेल्स देख रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके, कि किस व्यक्ति को कितना सामान बेचा गया है, तो उसकी भी तो आपके पास में इनफ क्वांटिटी में और क्वालिटेटिव एविडेंस होने चाहिए। देखा ना, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आपने क्या बोला मुझे कि भाई हमारे पास इनवॉइसेस हैं, हम अपनी बुक्स दिखा रहे हैं आपको, तो हमने आपको 12 महीने की पूरी बुक दिखा दी, जनवरी की दिखा दी,
फेब की दिखा दी, मार्च की दिखा दी एंड सो ऑन। तो एज एन ऑडिटर आपने क्या बोला, ठीक है, एक काम करो आप मुझे कि जनवरी में जितनी सेल्स हुई है उसके आप मुझे पूरे बिल दिखा दीजिए, ठीक है, कि कितना बिल रिसीवेबल आपका है, जो पैसा आपने जनरेट किया, ठीक है, इनवॉइसेस दिखा दो सेल्स के। तो ये जो एक एक चीज के हम लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, है ना, ये हो गया हमारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। क्या हो गए? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। जो बुक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बुक्स को। और वो इतनी क्वांटिटी में तो होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव। सिर्फ क्वांटिटी में नहीं होना बेटा, क्वालिटेटिव एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बुक्स दिखा रहे हो 12 महीने की, तो उसके बुक्स में जो एंट्री है उसकी रिसिप्ट्स होंगी, उसके इनवॉइसेस होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, मुझे दिखाइए आप। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपने क्या बोला? सर मैंने पहले तो अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली रेफरेंस में लिया, किसके थ्रू? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चीजें थी मैंने उसका भी रेफरेंस लिया, किसके सपोर्ट से? इसके सपोर्ट से जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्वांटिटी में और क्वालिटी में बराबर अवेलेबल होना, मतलब वो सफिशिएंट भी होना और अप्रोप्रिएट भी होना, जिसको मैं एविडेंस की तरह यूज करूंगा। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट बोलता, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का जब मतलब आप जब पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो nothing of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation. Nothing which is not in the books of accounts has found in the statement. What does that mean? जो चीजें बुक्स में नहीं है फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं होगा, एग्री। और जो बुक्स में है फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, सही है ना। कि आप बोल रहे हो आपने 100 करोड़ की सेल्स की, ठीक है बेटा, क्लियर है। और आपने कहा कि आप 2 प्रकार के बिल इशू करते हैं, जनरेट करते हैं। एक कस्टमर आपका होता है कि जिसको आप 10 लाख का बिल जनरेट करते हैं, और एक होता है आपका 1 करोड़ का जनरेशन। तो जब हम लोगों ने आपकी बुक्स को चेक किया या आपके इनवॉइसेस को देखा, तो वहां पर हमने गौर किया कि वहां पर कुछ छोटे छोटे बिल्स भी हैं, क्लियर है, छोटे छोटे बिल्स भी मौजूद हैं, जिसकी एंट्री आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं की। और वो कुछ बिल थे फॉर एग्जांपल 10,000 के, कुछ बिल थे 5,000 के, और इन बिल की कीमत मिला के भी कुछ 10 करोड़ हो रही है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों नहीं डाला? मतलब आप अपना सेल्स और अपनी जो रेवेन्यू है वो छुपाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं करना है आप। जो इधर ओमिट है उधर मत डालो, और जो इधर है वो उसको स्टेटमेंट में जरूर दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, ठीक है। इट्स लाइक कि एक डॉक्टर है, उसके यहाँ पेशेंट की एंट्री हो रही है कि पेशेंट आया है, बट उससे मिलने वाली फीस का आप जो एक्यूमुलेशन कर रहे हो, टोटल फीस करके जो आएगी एंट्री एंड, उसमें शो ही नहीं हो रही है वो, तो ये तो गलत बात है ना। एंड वाइस वर्सा, कि पेशेंट आ ही नहीं रहे हैं बट आप एंट्री शो कर रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट है, बहुत पैसा आ रहा है हॉस्पिटल के पास। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं किसके थ्रू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। डेफिनेटली इट शुड बी क्लियर, है ना, एंड अनएम्बिगस। सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे पीएनएल में डेबिट साइड में खर्चे लिखे हैं तो खर्चे क्लियर होना। जैसे लिखते हैं कि हम लोग खर्चे, जैसे लिखते हैं कि हम लोग एक्सपेंसेस, इट हैज टू बी क्लियर, मिसलेनियस, स्टेशनरी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं आपने वेजेस प्रोवाइड कर दिए, तो यू शुड राइट क्लियर एक्सपेंसेस, क्लियर इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो बच्चे के प्रीमियम का पैसा पे करो। तो स्टेटमेंट में जो भी कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना एसेट, आपको बताना है कि जमीन है, कि बिल्डिंग है, कि फैक्ट्री है, कि मशीन है, यू हैव टू राइट क्लियर। आपको स्पेसिफिक ही लिख रहा क्या कौन सी एसेट है आपके पास में जिसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट हैज टू बी क्लियर एंड अनएम्बिगस, इट हैज टू बी क्लियर, समझने लायक होना ना। अनएम्बिगस मतलब क्या हो जाएगा? इजी टू अंडरस्टैंड, सरल भाषा में अगर बोले तो। और सर्टेनिटी होना चाहिए ना। ऐसा लिखते हैं कि हम लोग एसेट की वैल्यू, कि सर लैंड की जो वैल्यू बहुत सारी है
ये ह्यूज है, नहीं इट हैज टू बी सर्टेन, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ आपको बताना पड़े। फिर क्या है बेटे, क्या बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अपने अमाउंट्स लिखे हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाइड होना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डिस्क्राइब्ड होना, उनके डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, क्यों आपने वो अमाउंट से इन्वेंट्री का अमाउंट लिखा, सो इन्वेंट्री आपने कैसे मेंटेन की, कहाँ से खरीदी, क्लोजिंग ओपनिंग, ये सब आपको अपने डिस्क्लोजर्स में बताना पड़ेगा, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते हैं। उसके बाद में आप इसे डिस्क्लोज करें इन द कंफर्मिटी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोला ना, जो एएस बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। एएस बोल रहा है कि सरकार से मिलने वाली जो ग्रांट है, सरकार से मिलने वाला जो पैसा है वो भी शो करो, तो शो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एएस बोल रहा है कि जो भी डेप्रिशिएटेड एसेट्स है उसके प्रोविजन बिल्कुल रीजनेबल होना, जबरदस्ती के ज्यादा है जबरदस्ती के कम नहीं, तो आपको करना पड़ेगा ना। अपन पढ़ते जाएंगे, एएस के बारे में भी समझते जाएंगे। तो प्रॉपरली क्लासिफाइड रखो, कॉन्फिडेंशियल रखो, प्रॉपरली डिस्क्राइब रखो, एक एक्सप्लेनेशन मौजूद होना अगर किसी यूजर को समझना है तो, और लास्ट में डिस्क्लोजर्स के साथ होना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लासिफाइड के और बहुत सारे मायने होते हैं, कॉन्फिडेंशियल, अपने पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सरकार बोलती है तो पब्लिश करो, नहीं तो आपको क्लासिफाइड ही रहना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन, है ना, पब्लिक डोमेन में जानने की जरूरत नहीं है। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो कैसी पिक्चर शो करे, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल मतलब सिंपल हो गया, जो आपके डे टू डे अफेयर्स हैं, भाई आपका पीएनएल जो है वो आपका ऑपरेशनल रिजल्ट शो करता है, तो बताओ बराबर सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल अनसर्टेन चेंजेस नहीं होना, ऐसे चेंजेस जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए आपकी, ये ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मैं थोड़ा पैर को सीधा कर लेता हूँ कि मैं आपको बताने की स्थिति में आ जाऊँ। ध्यान मत देना लोअर में पढ़ा रहे हैं क्या हमें, फोकस रखना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। हर एसेट्स एंड लाइफ, अब क्या होता है कि ऑपरेशनल रिजल्ट, व्हाट इज ऑपरेशनल रिजल्ट्स, भाई हर कंपनी का, हर एंटिटी का अपना एक काम करने का ऑपरेशन होता है, एक तरीका होता है ना। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी बोलती है जो सर्विसेज दे रही है इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो वो लैपटॉप और इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर इसको अपने ऑपरेशनल रिजल्ट्स में ज्यादा शो करेंगी, है ना। ई कॉमर्स किसके थ्रू, एक कमरे में बैठ के भी ई कॉमर्स को चलाया जा सकता है। वो बोल रहा है यार मेरे को ना बहुत फैक्ट्री का खर्चा लग रहा है, तो मैंने कहा, कौन सी फैक्ट्री भाई, तुम तो सामान कुछ बना ही नहीं रहे हो, तुम सब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए काम कर रहे हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस पर भी आपके ऑपरेशनल रिजल्ट्स दिख, और ऑपरेशनल रिजल्ट्स कहाँ शो होंगे, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज द रिजल्ट यू हैव। ठीक है, क्लियर है? ट्रू एंड फेयर, जो सच है वही बताओ, जो फेयर है वही बताओ। थोड़ा बहुत छुपा लोगे भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि हर कोई छुपाता है, बट वो फेयर रहना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आपको क्या करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलीड ना करे। तो कैसे कैसे आप ये तय कर लोगे, आप ये सुनिश्चित कर लोगे, आप ये चीज फोकस कर लोगे कि भाई ना हो ऐसा। पहला क्या लिखा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो अकाउंट्स तुम्हारे पास में है, तुम उसको रेफरेंस ले सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे पास में है, तुम उसको, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से चेक कर सकते हो, इनवॉइसेस एंड बिल्स एंड ऑल दैट। तीसरा क्या बोल रहा है, जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं होना चाहिए, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसे डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। ओमिट मतलब एक्सक्लूड नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो किसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, वो क्या होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगस, इट हैज टू बी क्लियर, वैग नहीं होना, लोगों को समझ में आना चाहिए क्या एक्सपेंसेस है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, वो क्लियर होना चाहिए लोग। सेकंड लास्ट क्या बोल रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हो, इट हैज टू बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, कॉन्फिडेंशियल होना, प्रॉपर्ली बाइफरगेटेड होना, डिवाइड होना। दूसरी बात, इट हैज टू बी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड विद द डिस्क्लोजर्स। आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाइए, डिस्क्लोज करिए क्यों, काय को, कैसे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। डेफिनेटली आपके जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स है, पीएनएल ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही ट्रू एंड फेयर नहीं है तो आप पे तो भरोसा करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कंपेयर किया जाएगा। सर एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक कंपनी है,
उसके प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग उसके पिछले 3 साल से तो कंपेयर करेंगे ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो अगर हमें कोई ट्रेंड ऐसा दिख रहा है, तो हमारे लिए ठीक है यार, ऐसा ट्रेंड तो होता है। बट अगर कोई ट्रेंड हमें ऐसा दिख रहा है, तो फिर तो शंका की बात है, परेशानी की बात है, शक की बात है, कंसर्न की बात है। क्लियर है? तो वहाँ तो कान खड़े होंगे ऑडिटर के। तो बोल रहा है वो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऑपरेशनल रिजल्ट्स है वो सही होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर, एंड आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप बोल रहे हो आपके पास में 100 करोड़ की ज़मीन है ना? आप बोल रहे हो आपके पास 100 करोड़ की ज़मीन है, लैंड है। तो एज़ अ ऑडिटर आप क्या बोलेंगे? यार बिज़नेस चालू किए हुए तो इनको ज़्यादा समय हुआ नहीं है और ये बोल रहे हैं हमारे पास इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं। तो क्या करना है आपको? आप चेक करोगे उसको। करोगे ना? कैसे? बोले कि भाई ज़मीन का टाइटल दिखाओ पहले, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, किसके नाम पर है? एम्प्लॉइज़ के नाम पर है, डायरेक्टर के नाम पर है, कंपनी के नाम पर है। आप उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिया, तो बोले ज़मीन कहाँ पर है वो दिखाओ, तो आप उसका एक्जिस्टेंस चेक करोगे। फिर आप उसकी वैल्यूएशन निकालोगे, आपको भी तो पता चलना चाहिए वैल्यूएशन है क्या? समझ में आया? इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाया जाता है। ये सीक्वेंस हो गया ना, 1, 2 एंड 3, आगे भी चीज़ें आएँगी। फिर आप उसको कंपैरिज़न भी कर सकते हो आस-पास से, कि भाई इन ज़मीनों की वैल्यू आस-पास भी इतनी है क्या? किसी भी इनके पास ही है। ठीक है ना? क्लियर? डन, 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 डन। तो जो कोई भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जा रही है, किसके द्वारा? एंटिटी के द्वारा, कि हमारे पास इतनी एसेट्स है, हमारे ऊपर इतनी लायबिलिटी है, हमारे पास इतना कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है ना? जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, स्पेशली बैलेंस शीट में या P&L में दिखा रहे हैं कि इतने एक्सपेंसेस हैं, ये रेवेन्यू का सोर्स है। तो कौन बता रहा है ये चीज़ें? मैनेजमेंट, एंटिटी। तो जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख रहे हो ना, उसे हम आपका क्लेम मानेंगे कि यस आपके पास इतनी एसेट्स हैं, आपके पास इतनी लायबिलिटी है, आपके पास इतना कैश है, आपके इतने मिसलेनियस खर्चे हैं, और उन क्लेम को हम लोग ऑडिट की भाषा में बोलते हैं बेटे असर्शन। मैनेजमेंट और एंटिटी असर्ट करता है कि इतना कैश है मेरे पास में, इतनी जमीन है मेरे पास में, और उस क्लेम को हमको चेक करना है क्या लगा के? ऑडिट प्रोसीजर। जो मैंने आपको बाजू में एक एग्जांपल दिया जमीन का। अब आप बोलते हो आपकी सेल्स 100 करोड़ है, ठीक है बिल दिखा दो। तो बोला सर बिल पूरी नहीं है। तो ठीक है, पैसा बैंक में आता तो बैंक का अकाउंट नंबर दे, तो बैंक से कंफर्मेशन ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन्वेंट्री की वैल्यू दिखा दो, अगर इन्वेंट्री आती होगी 80 करोड़ की, तो मैं मान लूंगा कि आपकी 100 करोड़ की सेल्स और 20 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाया जाता है। तो जो भी लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब क्या है? क्लेम है किसका? मैनेजमेंट का। और उस क्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? असर्शंस। क्या बोलते हैं? असर्शंस। है ना? और किन चीजों को असर्ट कर रहे हो आप? जो प्रॉफिट और लॉस में लिखा है, मतलब ट्रांजेक्शन्स आपके, एंड अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट में जो लिखे ट्रांजेक्शन जो P&L में, और अकाउंट बैलेंस जो बैलेंस शीट में। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार पटाख से मेरे साथ रिपीट कर लो, फटाफट रिपीट कर लो। ऑडिट क्या है बेटा? सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका सर? एनी एंटिटी। किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सर? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। वो एंटिटी प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, रिस्पेक्टिव साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, रिस्पेक्टिव लीगल फॉर्म, काफी लीगल फॉर्मेलिटीज रेगुलेशन हो सकती है, लेस रेगुलेटेड भी हो सकती है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? विद व्यू टू कंडक्ट एन ऑडिट टू फॉर्म एन ओपिनियन, फॉर्म एन ओपिनियन ऑन दैट। क्लियर है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे, तो ऑडिटर को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा? कि सर अकाउंट्स मेरे सामने रखे तो मैं उसको रेफरेंस ले लूं किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेरे सामने है, तो जो भी सपोर्टिव और अप्रोप्रिएट, और बोलिए बेटा जो मेरे पास एविडेंस होगा उससे मैं चेक कर लूंगा। जिसको हम लोग अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो कॉन्फिडेंशियली छुपा के रखे जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा ना अपने बिल दिखा दोगे। क्लियर है? जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं होनी चाहिए, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल होना चाहिए। फिर जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो स्टेटमेंट्स के थ्रू, वो क्लियर और अनएम्बिगस होना, लोगों के लिए सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए लिखा क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट्स 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 अमाउंट्स, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएटेड एसेट्स, दैट इज टू बी वेरी क्लासिफाइड, है ना? कॉन्फिडेंशियल होना।
उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करिए किसके थ्रू, बेटा किसके थ्रू, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, P&L है, आपके बैलेंस शीट है, वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे, है ना, ट्रू एंड फेयर, जो लिखा है वो सच है, जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो सब फेयर है। किसका, कंपनी के जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स है और बैलेंस शीट है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सही पिक्चर दिखाया मैंने। क्लियर है क्या यहाँ तक? इतना अगर आप क्लियर हो जाता है तो ये बेसिक चीजें अपन आगे बढ़, और मैंने जो जो आपको लिखाया अभी यहाँ पर वो आपको लिखना है एग्जाम्पल्स के रूप में, कहाँ से क्या चेक किया जाएगा। ओके, ठीक है। ये जैसे मैंने जमीन वाला लिखा आप लोगों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया जमीन वाला, वेर इज जमीन, ये जमीन को चेक करना था। आपने बोला कि आपके पास लैंड है, तो ये लैंड क्या हो गया आपका, असर्शन, आप क्लेम कर रहे हो ना कि आपकी इतनी एसेट है, तो मतलब ठीक है मेरे को चेक करा दो। तो मैंने बोला पहले उसको डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे आप, ओनरशिप के, फिर कहाँ पर है बता दो, फिर मैं उसकी वैल्यूएशन खुद निकाल लूंगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अभी आप लोग ये ध्यान रखिए जो अपन ने पढ़ा। ओके क्लियर, डन 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 डन। एक बार एग्जांपल पढ़े फिर खत्म करते हैं। While auditing the books of accounts of Talented and Efficient Limited, नाम भी इतने प्यारे प्यारे रखे जाते हैं ऐसे के द्वारा कि नाम पर फोकस हो जाता है, क्वेश्चन पर कम रह जाता है। नाम पर मत करना, क्वेश्चन पर करना। उनका FY जो 2021 है उसमें ऑडिटर ने मेंशन किया कंपनी में ऑब्जर्व कि जो रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा है वो 1,30,000 है, पावर और फ्यूल का खर्चा है वो 2,92,000 है, 1,30,000, 2,92,000, जो रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में नहीं है, बुक्स में ओमिटेड है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो मतलब आप बुक्स में छुपा रहे हैं ना। तो जो चीज़ बुक में नहीं है, जो चीज़ बुक में नहीं है तो वो एफएस में भी नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ को बुक में होना चाहिए उसको एफएस में भी होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो, आफ्टर सच ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ने क्या बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर, मतलब आप छुपाना चाह रहे हैं ना, आपके जो ऑपरेशनल रिजल्ट है आप उसको सही तरीके से शो नहीं कर रहे। क्यों छुपाना चाह रहे हो अपने मेंटेनेंस के खर्चे, पावर फिल के खर्चे। कंपनी के अपने अपने फंडे होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं चीज़ों को छुपाने के और बताने के। आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो गलत बात है, अगर बुक्स में नहीं था तो एफएस में भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो एक्चुअली में वो चीज़ आपने की है तो फिर वो बुक्स में भी होना चाहिए। क्लियर है, बुक्स में भी मेंटेन करना होगा। चलो क्लैरिटी आ गई है बेटे मेरे बच्चे। कभी कभी हम लोग क्या करती हैं, कंपनियां जबरदस्ती के एक्सपेंसेस भी दिखाती हैं। जैसे हम बोलेंगे भाई आपको 2,92,000 का कौन सा पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा, आपका तो गाड़ी वाला बिजनेस ही नहीं है ज्यादा, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं आपको, तो बोलेगा अगर आपको एक्चुअली में खर्चा हुआ पावर एंड फ्यूल का तो आपने बुक्स में मेंटेन किया हो तो दिखाओ बुक्स में है कि नहीं, तो वो तो बुक से ओमिटेड है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। बोले भाई काय का रिपेयर मेंटेनेंस, तुम्हारा तो पूरा काम लेबर के थ्रू हो रहा है, छोटी छोटी मशीन है उसके रिपेयर में इतना पैसा नहीं लगता, तो तुम एफएस में तो दिखा रहे हो बट वो बात बुक्स में भी होनी चाहिए, फिर ऐसे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करें, अगर करते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, रेफरेंस लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बुक्स को चेक करेंगे हर महीने की बुक्स को, तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना जो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जो भी एंट्रीज बुक्स में नहीं हो एफएस में नहीं होना, और अगर एफएस में है तो बुक में उसका जिक्र होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वर्ट कर रहे हो वो क्लियर और अनएम्बिगस होना चाहिए। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स है वो प्रॉपर्ली बोलिए बेटा क्लासिफाइड होना, डिस्क्लोज्ड होना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या शो करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो यार, ये चीज़ समझ में, और बहुत इजी सब्जेक्ट है भाई, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, आप किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, किसी से डरना नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लेना है, कोई लीगल प्रेशर नहीं लेना है, समझ में आ रहा है, कोई मैनेजरियल प्रेशर नहीं लेना, आपको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है एज एन ऑडिटर टू मेंटेन दैट इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर। क्लियर है? अरे बोलो, आपका काम क्या है, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसको डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी जो आपको पढ़ाया इतना समझा, ठीक है, क्लियर है? चलो बच्चों, कल मिलते हैं, और अब टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करिए घर में बैठ के।
कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है? चलो, बाय।